हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कक्षा 10वीं की ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का छठा अध्याय। और छठा अध्याय आप लोग का क्या दे रखा है, देखिए छठा अध्याय दे रखा है विनिर्माण उद्योग। ठीक है, इससे पहले जितने भी अध्याय है, इससे पहले 5 जो अध्याय है वो एकदम जबरदस्त तरीका से वन शॉट में खत्म हो चुका। वन शॉट बोले तो एक ही वीडियो में पूरा अध्याय कंप्लीट हो चुका, और ये भी जो अध्याय आप लोग का इसी वीडियो में समाप्त हो जाएगा। ओके, इससे पहले आप लोग का जो है राजनीति शास्त्र जो है बिल्कुल पूरी तरह से खत्म है, और इतिहास भी पूरी तरह से खत्म है। इसके बाद इसका एक अध्याय बचा हुआ है, सातवां अध्याय। सातवां अध्याय खत्म होने के बाद आप लोग का भूगोल भी खत्म हो जाएगा। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे पिछला वीडियो, तो आप लोग को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि सभी अध्याय का जो है, जितने भी मैं पढ़ा रखा हूं, सभी अध्याय का प्रश्न उत्तर भी बन रखा है। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखें जरूर आप लोग देख लीजिएगा। तो आज का जो अध्याय एकदम जबरदस्त तरीका से आप लोग को समझाएंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और हाँ, अभी ही बता रहा हूँ, इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और साथ में बताना कि आप किस जिले से हो और किस स्टेट से हो इस वीडियो को देख रहे हो। ओके, आ जाओ भाई। यहाँ पे सबसे पहले तो हम अध्याय का नाम समझेंगे, विनिर्माण उद्योग। हालांकि हम लोग को पता है कि निर्माण का मतलब हो गया कोई चीज का हम निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, कोई चीज जैसे पानी का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, उसका मतलब तो वो हो गया सर किसी चीज का हम निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वी लगा है, विनिर्माण उद्योग का मतलब हो गया पहले से कुछ था, उसके बाद हम उसको कन्वर्ट करके किसी और चीज में परिवर्तित कर दिए, उसी को बोला जाता है विनिर्माण। अब बोलो सर कोई उदाहरण देके समझा दो मेरे भाई, तो बिल्कुल अच्छी तरह से आपको समझाता हूं। देखो गन्ना है, गन्ना जानते हो ना, ईख जहां बोला जाता है, ईख गन्ना। ठीक है, वो पहले से ही मीठा रहता है, प्राकृतिक रूप से उसे काटा जाता है। ठीक है, काटने के बाद क्या करता है, उसको या तो लोग ऐसे चूस लेता है कि नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे छिल छिल के चूस लेता है। हालांकि जब छठ पर्व होता है, आपके इधर होता है या नहीं होता है आई डोंट नो, बट जो छठ पर्व होता है उसमें गन्ना भी दिया जाता है कि नहीं। वहाँ उसको बहुत जगह केतारी भी बोला जाता है, आपके इधर ऊख भी कहीं कहीं बोला जाता है। तो आपके इधर क्या बोला जाता है ये बताना मुझे। तो गन्ने जो होते हैं, गन्ने को क्या किया जाता है, मिल में लेके जाया जाता है, और मिल में ले जाने के बाद क्या होता है, उससे रस निकाला जाता है, और गन्ना का रस जो होता है जूस पिया भी जाता है, गर्मी के समय में पिया भी जाता है, लोग बहुत पीते हैं गन्ने के जूस। ठीक है, लेकिन वहाँ पर रस निकाल के फिर से उसे चीनी बना दिया जाता है, गुड़ बना दिया जाता है। तो ये एक प्रक्रिया जो होती है ना, इसी को कहा जाता है विनिर्माण उद्योग। हालांकि इस अध्याय में हम लोग को पढ़ना क्या, उद्योग के ही बारे में पढ़ना है। बहुत ही जबरदस्त अध्याय है, क्योंकि यही सब आपको जो है फिर से पढ़ना पड़ेगा। क्यों क्यों सर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग अभी 10th में हो, 10th के बाद 12th करोगे, 12th के बाद ग्रेजुएशन होगी आपकी, और उसके बाद आप लोग नौकरी की तैयारी करोगे, है कि नहीं जी। नौकरी की तैयारी करोगे तो फिर से आप लोग को यही सब चीज़ जो है फिर से रिवीजन करना होगा। तो आ जाओ भाई, शुरू करते हैं हम लोग छठा अध्याय। और छठा अध्याय जो आप लोग का है विनिर्माण उद्योग, एकदम जबरदस्त तरीका से समझाते हैं आप लोग को। विनिर्माण का मतलब होता है मशीनों द्वारा बड़ी मात्रा में कच्चा माल, ठीक है, जो कच्चे माल है, कच्चे माल से अधिक मूल्यवान वस्तुओं का उत्पादन को विनिर्माण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या है, गन्ना है, जिसे ईख भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ईख। ईख को लाया जाता है, काट उठ के कहाँ लाया जाता है, यहाँ पे मशीन में, ठीक है, फैक्ट्री में, उद्योग में, जिसे उद्योग भी आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, उद्योग। उद्योग में लाया गया, और उद्योग में इसकी प्रक्रिया होती है। ठीक है, प्रक्रिया होने के बाद जो उसके रस वगैरह निकाल उकाल के क्या करा, चीनी बनाया जाता है, गुड़ बनाया जाता है, चीनी बनाने की प्रक्रिया होती है। तो ये चीज समझ में आया, मशीनों द्वारा बड़ी मात्रा में कच्चे माल से अधिक मूल्यवान वस्तुओं का उत्पादन करने ही क्या कहता है, विनिर्माण उद्योग कहलाता है, या विनिर्माण कहलाता है। सीधी बात, मैंने आप लोगों को क्या बताया, कुछ वैसे चीज है जिसकी वैरायटी बना दिया जाता है। ठीक है, वैसी चीज जो है जिसकी वैरायटी बना दिया जाता है। अब मैगी हो गया, मैगी से लोग जो है क्या बना दिया, सेवई बना दिया, तो ये क्या हो गया, निर्माण हो गया, विनिर्माण हो गया। आइए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आगे विनिर्माण उद्योग का महत्व क्या है। सबसे पहले तो ये समझना, विनिर्माण उद्योग से कृषि का आधुनिकीकरण करने में मदद मिलती है जी। विनिर्माण उद्योग से लोगों की आय जो है, आय के लिए कृषि पर निर्भरता कम होती है। विनिर्माण उद्योग से जो है लोग को रोजगार मिल जाएगा, काहे कि फैक्ट्री में लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो कृषि पर जो है निर्भरता रहता है। क्योंकि आपको पता होगा भारत जो है कृषि प्रधान देश है, अधिकतर लोग यहाँ पे कृषि पे ही निर्भर रहते हैं। अब देखो भारत जो है बहुत ही, कहा जाए तो बहुत लोग जो यहाँ पे क्या है, गरीब ही है। क्या है, गरीब ही, ज़्यादातर कमाने खाने वाले लोग ही हैं। और
अब वो बड़का बड़का लोग बिजनेसमैन भी है, लेकिन उसकी अलग ही रुतबा है। जो कमाने खाने वाला लोग है ज़्यादातर वो किसान लोग ही होते हैं। इससे विनिर्माण से क्या होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में रोजगार के अक्सर अवसर जो है बढ़ने लगेगा। इससे बेरोजगारी और गरीबी क्या होगा, दूर होने लगेगा, क्योंकि अगर फैक्ट्री में काम होती है तो लोगों की ज़रूरत पड़ती है, लोग जाके वहाँ पे काम करेंगे, इससे तो ये फायदा है। ठीक है, निर्मित वस्तुओं को निर्यात वाणिज्य मतलब व्यावसायिक व्यापार को बढ़ाता है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति होती है। अब देखो भैया, हमारे इंडिया में जो डॉलर की कीमत है वो 83 रुपया है, $1 बराबर है 83 रुपया। तो अगर हम दूसरे देश में भेजेंगे माल को, यहाँ से सप्लाई, अब गन्ना की रस वहाँ भेजेंगे, गुड़ भेजेंगे, चीनी भेजे, तो क्या होगा, वहाँ से हमें क्या होगा, विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। इससे क्या होगा, देश की जो अर्थव्यवस्था है सुधरेगा बहुत तौर से। किसी देश में बड़े पैमाने पे विनिर्माण होने से देश जो है क्या होता है, संपन्नता आती है, देश में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, देश के आधुनिक जो है आधुनिक तौर से और भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये चीजें आप लोग समझे कि विनिर्माण उद्योग का महत्व क्या है। तो विनिर्माण उद्योग से कृषि को क्या करते हैं हम लोग, आधुनिकीकरण, मतलब आधुनिकीकरण करने में मदद मिलती है। और विनिर्माण उद्योग से लोग का आय जो है मतलब इनकम जो है बढ़ता है जी, निर्भरता कम हो जाता है। विनिर्माण से प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में रोजगार के भी बढ़ता है, इससे बेरोजगारी गरीबी दूर होगी। निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य मतलब बिजनेस जो होता है व्यापार को बढ़ाता है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। किसी देश में बड़े पैमाने पर अगर विनिर्माण होने से देश क्या होता है, संपन्न होता है, मतलब देश में जो है राष्ट्रीय आय जो है बढ़ेगा। राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो मतलब देश में क्या होगा, विकास होगा। विनिर्माण उद्योग का यही महत्व है। अगर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग का योगदान क्या है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग का महत्व क्या है, ये हम लोग को समझना है जी। बिल्कुल आप लोग आसान तरीका से समझ सकते हैं, आप टेंशन लो ही नहीं, आराम से आपको समझाते चलेंगे। आराम से देखो, कोई चीज़ समझना हो ना तो बिल्कुल आपको बैठना होगा, बैठ के आराम से कान में हेडफोन हो तो लगा लीजिए, क्योंकि जो साउंड है, बाहर की जो साउंड है वो आपके कान में नहीं आना चाहिए। एक एक चीज़ को जो हम समझा रहे हैं ना समझ में आएगा 100%, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसमें अगर देखा जाए तो विनिर्माण जो है उद्योग का योगदान क्या है, क्या राष्ट्रीय आय में योगदान, उद्योग का योगदान है, मतलब कितना प्रतिशत राष्ट्रीय आय में दिया जाता है, कितना राष्ट्रीय आय बढ़ता है उद्योग से, ये चीज समझना है। पिछले 2 दशक से सकल घरेलू उत्पाद, तो आप लोग को मैंने पढ़ा ही रखा है, सकल घरेलू उत्पाद जो है, सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान जो है देखो कितना, 27% था। सकल घरेलू उत्पाद में से 17% ही है। अगर देखिए यहाँ पे पिछले 2 दशक से सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान 27% था, जो कि कम होके 17% हो गया, क्योंकि 10% भाग खनिज खनन, गैस तथा विद्युत ऊर्जा का योगदान है। तो मतलब देखो इसमें जो है उद्योग से अगर देखा है, सब तरह का उद्योग होता है जी, तो उद्योग जो है, उद्योग से अगर देखा है तो 27%, जिसमें से 10% उद्योग का रह गया, और बाकी जो है खनिज के बारे में मैंने आप लोग को परसों ही पढ़ाया था। खनिज हो गया, खनन हो गया, गैस विद्युत ऊर्जा होगा, उसका योगदान रहा। तो टोटल देखा जाए तो सकल घरेलू उत्पाद में कितना राष्ट्रीय आय जो है, राष्ट्रीय आय में उद्योग का जो महत्व है कितना योगदान दे रहा है, 27% का योगदान दे रहा है। दूसरा है कि भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देश में विनिर्माण का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का कितना है, 25 से 35% है। ये तो अपना लोग से कुछ ज्यादा ही है। पिछले 1 दशक से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% वर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई है जी, ये तो अच्छी बात है। बढ़ोतरी की यह दर अगले दशक में 12% अपेक्षित है, और वर्ष 2003 से विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9 से 10% प्रति वर्ष की दर से हो रहा है। तो मतलब विनिर्माण से जो अगर देखा जाए तो सकल घरेलू उत्पाद में मैंने आपको बताया कि 27% दे रहा है, जिसमें कि 17% उद्योग का है, और बाकी जो है खनिज वगैरह वो भी एक तरह से उद्योग ही कहा जाए, लेकिन
उद्योग नहीं, उस खनन वगैरह करता है, वहाँ पे भी मजदूर वगैरह काम ही करता है, तो उससे भी है 10% वहाँ से आता है, 27% हो गया। और देखिए दूसरा बात कि भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देश जो है, देखो अगर देखो यहाँ पे एशियाई देश जो है, इस बात समझ में आया। देखो महादेश कितना है, अगर हम यहाँ पे लिखें महादेश, टोटल महादेश जो है विश्व में महादेश जो है कितना है, 7 है। और सबसे बड़ा महादेश जो है कौन सा है, सबसे बड़ा महादेश जो है आपका एशिया हो गया। कौन सा, एशिया, एशिया। और एशिया के अंतर्गत ही क्या आता है, भारत। ठीक है, तो जो महादेश होता है, महादेश किसको कहते हैं, बहुत सारे देश को मिला के एक अपेक्षित बहुत सारे देश मिलकर जो है संगठित करके एक महादेश का निर्माण करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था यूरोप क्या है, एक महादेश है। यूरोप के अंतर्गत जो है 45 गो देश है। कितना, 45 देश है, बताए थे ना जी। ओके, ये चीज़ें समझ में आ गया होगा आप लोग को कि देखो भारत के अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई जो देश है, मतलब एशियाई जो देश है, उसमें विनिर्माण का योगदान अगर देखा जाए सकल घरेलू उत्पाद में 25 से 35% है। पिछले एक दशक से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% प्रति वर्ष जो है बढ़ोतरी हो रही है, और बढ़ोतरी की यह दर अगले दशक 12% अपेक्षित है। और 2003 से विनिर्माण क्षेत्र का विकास जो है 9 से 10% वर्ष जो है आगे बढ़ रहा है। आगे हम लोग देखते हैं जी विदेशी विनिमय क्या होता है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया विदेशी विनिमय, तो समझिए एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलने की प्रक्रिया को विदेशी विनिमय कहते हैं। जैसे कि हम लोग क्या यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। हम आपको यूट्यूब से ही पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब जो है जितने भी क्रिएटर होते हैं उनको जो है डॉलर देते हैं। क्या देते हैं, डॉलर। क्या दे रहा है भाई, यूट्यूब दे रहा है डॉलर। अमेरिका का जो है डॉलर है, किसका, रुपया है अमेरिका का, अमेरिका हम लोग को क्या देता है, डॉलर। अब $1 की कीमत जो होती है, $1 की कीमत भारतीय रुपया में कितना हो जाता है, 83 रुपया। ठीक है, तो ये बात समझ में आया। तो अगर यहाँ पे हम लोग $1 भी कमाए तो यहाँ पे हम 83 रुपया कमा रहे हैं। अगर $100 कमा लिए, ठीक है, $100 कमा लिए तो इसको गुना कर दो, 8,300 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, 8,300 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है डॉलर हम लोग कमाते हैं, और यूट्यूब जो है हमें क्या देती है, डॉलर देती है अमेरिका से। तो देश में हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर देखा जाए जितने भी यूट्यूबर जो दूसरे देश से अर्निंग कर रहा है, अपने देश का जो है राष्ट्रीय आय जो है बढ़ा रहा है। कहीं ना कहीं हम लोग का पूरा हाथ है कि अपने देश को जो है राष्ट्रीय आय को और बढ़ाए। क्या कि अपने देश में हम कोई इन्वेस्ट करते हैं, कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। पर्सनली अगर यूट्यूब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को देखा जाए तो कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम लोग अपनी योगदान दे रही हैं। ठीक है, हम लोग अपने योगदान दे रहे हैं, और यूट्यूब हमें क्या दे रही है, पैसा दे रही है। और किस बात की पैसा देती है, फ्री में तो पैसा देगा नहीं। देखिएगा चलते चलते वीडियो पे जो ऐड आ जाता है ना, प्रचार उचार, उसी का जो है यूट्यूब कुछ % अपने पास रखती है, और जो बचा हुआ रहता है वो हम लोग को दे देती है। तो ये इस तरह से हम लोग भारत का जो है राष्ट्रीय आय का बढ़ावा भी करते हैं। तो इससे क्या होगा कि एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में बदलने की प्रक्रिया जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विदेशी विनिमय कहते हैं। हालांकि इससे पहले कुछ दिन पहले हम लोग गए थे नेपाल। नेपाल में जाने के बाद नेपाल में कहीं भी जाइएगा आपका इंडियन रुपीज़ एक्सेप्ट कर लेगा। वहाँ पैसा नहीं है कि आपको वही रुपया एक्सेप्ट करेगा। और जब भी जाए नेपाल तो एक बात हमेशा ख्याल रखें, वो हमेशा नेपाली रुपीज़ में बात करते हैं कि भाई 400 देना है। लेकिन इंडिया की रुपया जो है नेपाल के लिए महंगा है, नेपाल में महंगा है, 1.5, 1 का 1.5 हो जाता है। बात समझ में आ रहा है ना, 1 का 1.5 हो जाता है। तो विदेशी विनिमय का मतलब होता है एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम लोग विदेशी विनिमय कहते हैं। आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा आप लोग को।
विदेशी मुद्रा जो होती है, मुद्रा का वह माध्यम जिसके द्वारा सरकार दूसरे देश से वस्तुएं खरीदती है व बेचती है। विदेशी मुद्रा क्या हो गया? अब भैया अमेरिका वाला हम लोग को क्या देगा? डॉलर ही देगा, डॉलर देगा। कोई चीज़ अगर अमेरिका वाला को भारत में कुछ खरीदनी हो तो हमें डॉलर देगा, ठीक है, हमें क्या देगा? डॉलर देगा। बांग्लादेश का क्या है? टाका, ठीक है, बांग्लादेश का क्या रुपया है? टाका। भारत का रुपया है कि नहीं जी? तो अमेरिका का डॉलर, ठीक है, अमेरिका का क्या है? डॉलर। मुद्रा जो होता है, पैसा क्या चीज होता है? पैसा से हम लोग किसी वस्तु को खरीदते हैं, है कि नहीं? अब देखो, मुद्रा का वह माध्यम जिसके द्वारा सरकार दूसरे देश से वस्तु खरीदती व बेचती है, वही हो गया विदेशी मुद्रा, ठीक है। या हम लोग के यहाँ से भारत से जो है, भारत से कोई चीज़ अमेरिका वाला को चाहिए, मान लो आलू चाहिए, तो हमें डॉलर ही देगा, डॉलर देगा और आलू लेके जाएगा, तो हमारे देश में उसको काउंट कर लिया जाएगा। और हाँ, ये नहीं कि हम उनसे ज़्यादा ले लेंगे, नहीं लेंगे ज़्यादा जी, जितना मेरा बनेगा उतना ही लेंगे। भारतीय क्या होता है? ईमानदार होता है, ठीक है, इधर उधर करने के बाद कपार भी फाड़ देता है। आ जाओ भाई, आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए आगे, उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? अब इसका मतलब आप लोग नहीं समझे होंगे। उद्योग को अवस्थिति के भौतिक कारक क्या है? मतलब अगर हम लोग कहीं पे उद्योग खोलना चाहें तो क्या चीज वहां पे उपलब्ध होना चाहिए, क्या क्या चीज हमें देखना होगा। देखो भैया, मान लो उद्योग खोल रहे हैं, आपके इधर पूरा का पूरा बर्फ गिर रहा है, पूरा का पूरा स्नोफॉल हो रहा है, तो आप वहाँ पे उद्योग नहीं खोल सकते हैं क्योंकि दिक्कतें हो जाएगी। तो वहाँ की जलवायु को देखना होगा, अनुकूल जलवायु जहाँ पे लोग जो है रह सकते। एक होता है प्रतिकूल जलवायु, और प्रतिकूल जलवायु का मतलब होता है जहाँ पे लोग जो है निवास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अनुकूल जलवायु होना चाहिए, शक्ति का साधन होना चाहिए, मतलब वहाँ पे बिजली वगैरह हर चीज़ की व्यवस्था होनी चाहिए, साथ में रोड वगैरह की व्यवस्था सही होनी चाहिए, कच्चे माल वहाँ पे उपलब्ध भी होना चाहिए। अब ऐसी जगह पे खोलें जहाँ पे नज़दीक में कच्चा माल हमें उपलब्ध हो जाए। चाहे गन्ने की आप उद्योग खोलना चाह रहे हैं तो गन्ने की खेत वगैरह बाजू में होनी चाहिए, तब जाके खोल सकते हैं। अब मान लो भैया हम कश्मीर में चल जाएंगे, कश्मीर में मान लो कि ईख नहीं होता है, ठीक है, मानना यार ईख नहीं होता है, ठीक है। अब कश्मीर में हम चीनी मिल खोल देंगे तो कोई गन्ना लेके जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, वहाँ पे बगल बगल में क्षेत्र होनी चाहिए तभी तो होगा। तो ये सभी चीज़ देख के जो है उद्योग को खोल सकते हैं। उद्योग को अवस्थित का मानवीय कारक क्या? ये तो हो गया आपका ये भौतिक कारक हो गया। अगर मानवीय कारक क्या होगा? लोगों का वहाँ पे क्या होगा? श्रमिक जो है, मजदूर वहाँ पे मिले, मजदूर जो है, मजदूर मिले, मजदूर मिले व सस्ता मिले, मतलब सस्ता भी होना चाहिए, ठीक है। अब पूंजी मतलब पैसा भी होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए। बाजार, बगल में बाजार होना चाहिए ताकि वस्तु को बेच सके, बने हुए वस्तु को बेच सके, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में आप लोग को? आगे आ जाइए। आगे हम लोग देखते हैं परिवहन। परिवहन का मतलब गाड़ी वगैरह होना चाहिए, संचार होना चाहिए, बैंक जो है बगल में होना चाहिए, बीमा आदि की सुविधाएं और सरकार की जो है नीतियां होनी चाहिए, ठीक। अब मान लिया जाए कोई अटैक कर दिया, सरकार हमें वहां पे संभालेगी, है कि नहीं जी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। उद्योग का वर्गीकरण हम लोग करते हैं। उद्योग का निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत से, कच्चे माल के स्रोत पे जो है वर्गीकरण करते हैं। बात समझ में आ रहा है? कुछ कुछ ऐसे माल हो जो हमें कृषि से प्राप्त होता है, जो हमें खनिज से प्राप्त होता है, जैसे सीमेंट का बात कर लेते हैं, ये तो हमें खनिज वगैरह होगा। तो उद्योग जो है अलग अलग तरह के होते हैं, मतलब कच्चे माल के आधारित, जो जैसे गन्ना का हो गया कृषि पर आधारित होगा, जूट का हो गया कृषि पर आधारित होगा, ठीक है। तो इस तरह की जो फैक्ट्रियां होती है उसको कच्चे माल पे जो है वर्गीकृत किया गया, मतलब बांटा गया। कृषि पे जो आधारित है, जैसे कि सूती वस्त्र हो गया, ऊनी वस्त्र हो गया,
पटसन हो गया, रेशम वस्त्र हो गया, रबर हो गया, चीनी हो गया, चाय हो गया, कॉफी हो गया, वनस्पति हो गया, तेल हो गया, उद्योग, ये सब जो उद्योग है कृषि पर आधारित है। दूसरा आ जाता है खनिज। खनिज आधारित जो उद्योग है लौह तथा इस्पात उद्योग होगा, सीमेंट उद्योग होगा, एल्युमिनियम उद्योग होगा, मशीन औजार तथा पेट्रो रसायन उद्योग होगा। ये सब कौन सा? खनिज उद्योग हो गया। पहले जो मैंने पढ़ा है कृषि उद्योग। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं प्रमुख भूमिका के आधार पे। प्रमुख भूमिका के आधार पे अगर देखें तो उद्योग को जो है, पहला हो गया आधारभूत उद्योग, जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर है, जैसे लौह इस्पात, तांबा प्रगलन व एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग। ठीक है, जो दूसरे उद्योग पे आश्रित है। जैसे प्रगलन का मतलब हो गया कि दूसरा उद्योग में जैसे कि कहीं पे बनना, उसका शेप देना, आकार देना एक ही जगह नहीं हो सकता है, कहीं पे गलाया जाता है, ठीक है, उसके बाद उसको बदला जाता है। उपभोक्ता उद्योग देखो, जो उत्पादन उपभोक्ताओं को सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे चीनी उद्योग हो गया, दंतमंजन हो गया, कागज हो गया, पंखे हो गया, सिलाई मशीन हो गया, ये जो है उपभोक्ता उद्योग में आता है। उपभोक्ता उद्योग जो उत्पादन उपभोक्ताओं को सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे चीनी, दंतमंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन, ये सब सीधा उपभोक्ता उपयोग करते हैं। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं पूंजी निवेश, मतलब पैसा का जो है हम लोग निवेश, खर्चा करना। ठीक है, लघु उद्योग और एक होता है वृहत उद्योग। लघु उद्योग जो होता है एक छोटा सा उद्योग होता है, जैसे खिलौना उलौना वाला उद्योग अगर आप लोग खोलना चाह रहे हैं, जहाँ पे 1-2 मजदूर रख के काम कर सकते हैं। तो पूंजी निवेश के आधारित उद्योग जो होता है, मतलब पैसा कितना खर्चा कर रहे हैं वो उद्योग। ठीक है, अब देखो पहला हो गया लघु उद्योग, जिस उद्योग में 1 करोड़ रुपया तक की पूंजी का निवेश हो उसे लघु उद्योग कहते हैं। ठीक है, अब देखो बृहत उद्योग हो गया, जिस उद्योग में 1 करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी निवेश हो, खर्च हो, उसे बृहत उद्योग कहते हैं। कोई दिक्कत जी? आगे आते हैं स्वामित्व। स्वामित्व के आधार पे, स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना। ठीक है, मालिकाना हक। ठीक है, जैसे कि खुद का होता है ना जी, एक होता है गवर्नमेंट वाला उद्योग, एक होता है प्राइवेट, एक होता है गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसी प्रकार से सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र, सरकार के स्वामित्व और प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग कहेंगे, जहां पे सरकार का हो स्वामित्व। किसका? मालिकाना। मालिक कौन रहेगा उद्योग का? सरकार रहेगा। और वैसे उद्योग को हम लोग क्या बोलेंगे? सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग। अब होता है निजी क्षेत्र उद्योग, लेकिन हम खुद का, मान लिया जब परफ्यूम का उद्योग खोल दिए तो ये मेरा खुद का हुआ, इधर उधर किसी को कुछ बोलना ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है जी? आ जाओ। जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व और उनके द्वारा संचालित अथवा लोगों के स्वामित्व में या उनके द्वारा संचालित है, टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग, ये सब जो है किसी एक व्यक्ति का है और उस पे मालिकाना हक भी किसी एक व्यक्ति का है, और वही एक व्यक्ति इस कंपनी को, इस उद्योग को चलाने का काम करता है, तो उसे हम लोग पर्सनल बोलेंगे, पर्सनल उद्योग। ठीक है, निजी क्षेत्र का उद्योग। और सार्वजनिक मतलब सरकारी। अब होता है संयुक्त उद्योग। अब ये क्या होता है ये समझना है। संयुक्त उद्योग ये समझो, जो उद्योग राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं उसे ही संयुक्त उद्योग कहते हैं। जैसे कि भैया पेट्रोल पंप, वो सब पेट्रोल पंप हो गया, वाइल इंडिया लिमिटेड हो गया, ये सब सरकार का भी उसमें रहता है। सरकार अपना पूंजी निवेश करते हैं, कुछ व्यवस्था भी देती है, और वहाँ के जो क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो सब इस चीज को संचालित करते हैं। ठीक है, सहकारी उद्योग जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों या श्रमिकों या दोनों के हाथ में होता है, लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है, उसे ही क्या कहेंगे? सहकारी उद्योग कहेंगे। जैसे केरल का नारियल उद्योग और महाराष्ट्र का चीनी उद्योग। इसे सहकारी इसलिए कहा गया, समझिएगा, सहकारी उद्योग, सहकारी उद्योग, इसमें जो है जो कच्चा माल उपलब्ध करा रहा है, ठीक है, कच्चा माल
निर्मित लिख देते हैं, या नहीं निर्मित नहीं यहाँ चलेगा, कच्चा माल की पूर्ति करने वाले उत्पादक जो है, उत्पादक, उत्पादक, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, श्रमिक है और उत्पादक श्रमिकों या दोनों का हाथ हो, जो श्रमिक जो लोग हैं, मजदूर लोग, मजदूर, इस दोनों के हाथ में रहता है, इस दोनों के हाथ में लाभ हानि दोनों, लाभ हुआ तो दोनों आपस में बांटेगा, हानि हुआ तो दोनों आपस में बांटेगा। जैसे कि इस केरल का नारियल उद्योग हो गया, महाराष्ट्र का चीनी उद्योग हो गया, इतना % पे हम लोग का बात है, ये काम कर देना, मजदूर को कहेगा ये काम कर देना, अगर इतना हुआ तो तुम इतना लेगा, हम इतना लेंगे, उसी प्रकार से होता है। आई होप ये चीज़ समझ गए होंगे, सहकारी उद्योग। आगे हम लोग समझते हैं 5वां, कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पे। देखो भारी उद्योग होता है, हल्का उद्योग होता है, समझना। अब देखो वे उद्योग जो भारी और अधिक स्थान घेरने वाला कच्चे माल का प्रयोग करता है, जैसे लोहा हो गया, इस्पात उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया, सीमेंट उद्योग हो गया, ये सब उद्योग जो एकदम भारी उद्योग है, यहाँ पे कच्चा माल को रखने के लिए बहुत सारा स्पेस चाहिए, मतलब जगह चाहिए, उसे ही हम लोग भारी उद्योग बोलेंगे। हल्का उद्योग भी है भाई, जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, हल्का उद्योग या हल्के उद्योग। जैसे हो गया आपका विद्युतीय उद्योग, इसमें ज़्यादा भारी नहीं, उतना ज़्यादा जगह छेकने की कोई ज़रूरत नहीं है, कम समय में भी हो जाए। लो इस्पात उद्योग में, चीनी उद्योग में पूरा जगह चाहिए, एकदम भारी उद्योग है वो। विद्युत उद्योग में क्या होगा, ट्रांसफार्मर होगा, तार होगा, वगैरह वगैरह, यही सब नहीं, ये कम जगह में भी कर सकते हैं। कृषि आधारित उद्योग जो है, कृषि उत्पाद को औद्योगिक उत्पाद में बदलने वाले उद्योग कृषि आधारित उद्योग होगा। जैसे हो गया सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी, वनस्पति तेल आदि जो है उद्योग कृषि से ही प्राप्त होता है, और इसका कच्चा माल जो है किस चीज़ पे, कृषि पे ही आधारित रहता है। आगे आता है वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग की अगर हम लोग बात करें, भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग अपना अलग महत्व है, क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक श्रृंखला में परिपूर्ण है तथा आत्मनिर्भर है। हमें दूसरे देश के कपड़ा पे निर्भर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह आत्मनिर्भर है। हम लोग जो है जैसे सूती वस्त्र हो गया, ज़्यादातर तो हम लोग कॉटन वगैरह ही पहनते हैं जी, है कि नहीं, कॉटन वगैरह पहनते हैं, तो हम लोग आत्मनिर्भर हैं, कपड़ा के लिए हमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हम लोग से दूसरा देश वाला लेता है कपड़ा, इसलिए समझिएगा। सूती कपड़ा उद्योग अगर हम लोग बात करें, पहला सूती वस्त्र उद्योग जो है 1854 ईस्वी में कहाँ में, मुंबई में स्थापित की गई। महात्मा गांधी ने चरखा काटने और खादी के पहनावे पर जोर दिया, जिससे बुनकरों को रोजगार मिल सके। पहले क्या होता था, महात्मा गांधी जो थे क्या करते थे, चरखा चलाते थे जी। चरखा की अगर हमको तो शेप याद नहीं है, बट देखो इस तरह से यहाँ पे लगी होती थी, ऐसे करके, और ये जो है इस तरह से यहाँ पे ऐसे करके लगा रहता है, ये चरखा था। चलो, महात्मा गांधी जी चलाते थे और उनका संदेश था कि भाई सूती कपड़ा पे जोर दो, सूती कपड़ा पहनो। अगर देखा जाए तो इससे क्या होगा, रोजगार भी मिल जाएगा, जो बुनकर होते हैं उनको रोजगार भी मिल जाते हैं। आरंभिक वर्ष में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास केंद्रों तक ही सीमित था। कपास जहाँ पे मिलता था वहीं पे सीमित था, तो उधर कपास महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है। तो सबसे पहला सूती वस्त्र उद्योग कहाँ खुला, कब खुला, 1854 में मुंबई में खुला, याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ें ही आप लोग को याद रखना है। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पतनों की समीपता, श्रमिक होते हैं, मजदूर होता है, नमी युक्त जलवायु, ठीक है, कारकों ने इसके स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया। कताई कार्य महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु केंद्रित है, लेकिन सूती, रेशम, जरी, कसीदाकारी आदि बुनाई का परंपरागत कौशल
और डिजाइन देने के लिए बुनाई की अत्यधिक विकेंद्रीकृत हो गया है। देखो पहले तो भाई कपड़ा बनता है, ठीक है, कपड़ा बन गया, सूती कपड़ा बन गया, उसके बाद उस पे जो है रेशम, जरी, कसीदा, करीद, देखते हैं ना, डिजाइन उजाइन जो बना रहता है, वो उसके लिए एक क्या बना गया, विकेंद्रीकृत बनाया गया, दूसरे जगह बनाया गया, वहां से कपड़ा आता है। देखिएगा देखिएगा कहीं पे सिलाई का कार्य होता है, कहीं पे कटाई का कार्य होता है, किसी उद्योग में डिजाइन का कार्य होता है। हालांकि जब फैक्ट्री में आता है कपड़ा सिलने के लिए, उस समय कोई भी डिजाइन वगैरह उस पे नहीं रहता। टी शर्ट वगैरह हो गया, नॉर्मल टी शर्ट कपड़ा आता है, ये जो टी शर्ट है एकदम नॉर्मल आया होगा, और उसके बाद इसको कटाई करने के लिए एक जगह जाती है, उसके बाद दूसरी फैक्ट्री में सिलाई करने के लिए जाती है। तो इसका विकेंद्रीकृत हो गया, सब जगह जो है अलग अलग इसका उद्योग खुल गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग देखते हैं भारत में सूती वस्त्र उद्योग के सामने समस्या क्या आया। देखो भैया हुआ क्या क्या समस्या आया। आज के डेट में जो है लोग जो है पॉलिस्टर वाला चीज बहुत ज़्यादा उपयोग करने लगा, कृत्रिम सूती वस्त्र बहुत, क्योंकि सूती वस्त्र जो होता है एकदम सॉफ्ट होता है, ज़्यादातर लोग ठंडी में ही यूज़ करते हैं और सूती वस्त्र पहनना चाहिए। सूती वस्त्र जो होगा ना 100% सूती, वो आपके शरीर में थोड़ा सा भी स्क्रैच नहीं लेने देगा। अब बाकी वो जो पॉलिस्टर वगैरह होता है, जैसे इसे खींचिएगा ना तो पट से यहाँ पे छेला हो जाता है। तो बात समझ में आ रहा है ना। पुराने और परंपरागत तकनीक था भाई, पुरानी एवं परंपरागत तकनीक था सूती वस्त्र को उत्पादित करने के लिए। जो था पहले वाला पुराना वाला ही परंपरागत जैसे वो बनाया जाता था उसी तरह से बनाने का, ये समस्याएं थी। दूसरी बात कि लंबी रेशें वाली कपास पैदावार का कम होना, नई मशीनों का अभाव था, कृत्रिम वस्त्र उद्योग से प्रतिस्पर्धा, मतलब कृत्रिम वस्त्र जो है भारत में आने लगा, जैसे पॉलिस्टर वगैरह है, वो अनियमित बिजली का आपूर्ति, मतलब बिजली आपूर्ति नहीं हो पाता था, तो भारत में सूती वस्त्र उद्योग के सामने ये सभी समस्याएं थी। कपास उद्योग का प्रमुख समस्या क्या है। कपास उद्योग का प्रमुख समस्या वही सबसे पहला तो बिजली आपूर्ति का, और नियमित रूप से दिया नहीं तो नहीं दिया, थोड़ा सा भी वर्षा पड़ जाए ना पट से लाइन काट देता है कि नहीं जी। मशीनरी को उन्नत करने की आवश्यकता है, मशीन को जो है और टेक्नोलॉजी डेवलप करने की आवश्यकता है। श्रमिक जो है कम निष्पादन, मतलब उसको कम पैसा वगैरह दिया जाता था। सिंथेटिक फाइबर उद्योग के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा, सिंथेटिक फाइबर उद्योग जो है उसमें वो ज़्यादातर चलने लगा, इसलिए कपास के उद्योग में ये भी समस्या है। ज़्यादा लोग क्या सिंथेटिक फाइबर उद्योग के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा, दोनों में टकराव होने लगा, लोग उसी को पहनने लगा। अब पटसन जो जूट कहलाता है, ठीक है, पटसन जूट उद्योग, भारत पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा बांग्लादेश दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है। भारत में पटसन उद्योग अधिकांशतः हुगली नदी के तट पर संकेंद्रीकृत है। हुगली नदी कहाँ है, कोलकाता में। हुगली एक सेकेंड, हुगली नदी पर संकेंद्रीकृत है। तो भारत पटसन और पटसन निर्माण सामान का सबसे बड़ा क्या है, उत्पादक है, ठीक है, और बांग्लादेश सबसे बड़ा निर्यातक भी है। भारत में पटसन उद्योग अधिकांशतः हुगली नदी के तट पर संकेंद्रीकृत है, ठीक है। आगे हम लोग अगर बढ़ते हैं, भारत में अधिकांश जूट मिल पश्चिम बंगाल में क्यों स्थित है। तो भाई जहाँ पे जो चीज़ें ज़्यादातर उपजेगी वहीं पे रहेगा। भारत में अधिकांश जूट मिल जो है कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। कहा है कि पश्चिम बंगाल में जूट की ज़्यादातर खेती होती है और वहाँ की जलवायु भी अच्छी है, वहाँ पे पानी वगैरह भी है जहाँ पे जूट को भिगोया जाता है कि नहीं। भारत में सबसे अधिक पटसन का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, पहला तो ये रीजन हो गया। इस उद्योग को कच्चे पटसन को निस्तारण के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होता है, जो कि मैंने बताया, पानी में जाके उसे भिगोया जाता है ताकि उसकी स्किन को जो है चमड़ी को आसान तरीका से उखाड़ा जा, जो हुगली नदी में पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि पड़ोसी राज्यों में सस्ते मजदूर भी मिल जाते हैं। पटसन की चीज़ों को निर्यात के लिए कोलकाता का बंदरगाह है, ठीक है, उसको निर्यात मतलब कहीं भेजने के लिए तो कोलकाता का बंदरगाह भी मिल जाता है। इसे कोलकाता जो है वो समुद्र से जुड़ा हुआ है दूसरे देश से।
कच्चे माल की मिलों तक सुविधाजनक परिवहन के लिए रेलवे, रोडवेज और जल परिवहन है। एक बड़ा शहर होने के कारण कोलकाता बैंकिंग, बीमा आदि सुविधाओं का उपलब्ध कराता है। इसलिए देखिए कि पश्चिम बंगाल में जो है सबसे अधिक जूट मिल है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं जी। आगे देखते हैं भारत में जूट उद्योग का समक्ष चुनौतियां क्या है। जूट मिल के आगे जो है चुनौतियां क्या क्या आया है वो समझना। कृत्रिम रेशों से चीजें बनने लगी। कृत्रिम रेशों से जो है चीज बनने लगा, बहुत सारा चीज जो है कृत्रिम बनने लगा। प्लास्टिक वगैरह का भी कपड़ा बनता है, आप लोग को पता नहीं होगा तो बताते हैं। बहुत सारी चीजें उपयोग में करने लगा। तो आप देखो जो भैया जूट कपास वाला था, हाँ, पटसन वाला जो कपड़ा था वो एकदम नॉर्मल होता था, धोती देखे हैं ना, उसी तरह से एकदम बदला। अब भैया स्टाइलिस्ट कपड़ा जो भी आया वो सब कृत्रिम ही आया, लोग स्टाइलिश ज़्यादा पहनने लगा, तो इसलिए ये समस्या था। कृत्रिम रेशे से बनी चीज़ें सस्ती भी होती है, इसलिए लोग ज़्यादा लेते हैं। जूट की खेती पर व्यय बहुत होता है, मतलब खर्च जो है अधिक होता है। विदेशी स्पर्धा के मुकाबला बाजार में चुनौती के रूप खड़ा हो गया। बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चुनौती के रूप में खड़ा है। ओके, ये सब चुनौतियां जो है भारत के जूट उद्योग के समक्ष ये सब चुनौतियां हैं। आइए अब हम लोग समझते हैं चीनी उद्योग के बारे में। भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। विश्व में जो है दूसरा स्थान है, पूरे विश्व में भारत का जो है चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। और गुड़ खांडसारी उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। गुड़ उत्पादन, शक्कर बोलते हैं ना जी, शक्कर, चीनी वगैरह सब, इस उत्पादन में जो है भारत का पहला स्थान है। दूसरा देखो, चीनी मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश राज्यों में फैली है। पिछले कुछ वर्षों से इन मिलों की संख्या दक्षिण और पश्चिम राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। ओके, चीनी उद्योग की आगे हम लोग देखते हैं। दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में चीनी की बढ़ी मिलों का कारण क्या है। तो गन्ने में सक्रोज की अत्यधिक मात्रा। जो दक्षिण और पश्चिम राज्य है वहां पे जो गन्ना हो, जो मिठास होता है ना, सक्रोज, गन्ने में क्या होता है, सक्रोज, वो जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है उधर के गन्ने में। ठंडी जलवायु है, इसलिए सहकारी समितियां अधिक सफल हुई है उधर दक्षिण और पश्चिम राज्य में। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखते हैं भारत में चीनी उद्योग के समक्ष चुनौतियां क्या क्या आया। यह उद्योग जो है मौसम प्राकृतिक का है और छोटी अवधि का होता है चीनी का उद्योग में। ठीक है, चीनी उद्योग आप लोग समझ रहे हैं। और गन्ने का उत्पादन प्रति हेक्टेयर जो है बहुत ही कम होता है। और पुरानी मशीन का होना, गन्ने का उत्पादन तो लोग कर लेते हैं, उसमें लेकिन व्यय बहुत है, लेकिन प्रति हेक्टेयर बहुत ही कम उपजता है। और उसके बाद जो गन्ना का जूस रिलीज करने या गन्ना से जो है क्या करना, शक्कर बनाना, चीनी बनाना, ये जो पुरानी मशीनें हैं उतनी अधिक कार्य नहीं कर पाती है। खोई का अधिकतम इस्तेमाल ना कर पाना, परिवहन के साधनों का असक्षम होने के कारण गन्ना जो है समय पर कारखाना पे नहीं पहुंचता है। तब तक में गन्ना क्या होता है, सूख जाता है, और सूखने के बाद उससे रस निकलेगा ही नहीं, सुक्रोज कम हो जाता है। ठीक है, ये सब समस्याएं हैं। खनिज आधारित उद्योग जो है आपका, ये वे उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाती है। आई होप ये चीज़ समझ में आया। वो उद्योग जो खनिज मतलब धातु से बना हुआ, जैसे छड़ हो गया, सीमेंट हो गया, सोना चांदी, ये सब जो है ये सब खनिज उद्योग में आ जाता है। और वे उद्योग जो खनिज और धातुओं के कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं उसे खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। हालांकि इसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है। लौह तथा इस्पात उद्योग, अब इसके बारे में समझते हैं हम लोग। लौह तथा इस्पात उद्योग, लौह तथा इस्पात एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्य उद्योग इनसे बनी मशीनरी पर निर्भर है। देखो ज़्यादातर जो मशीनें बनी होती है वो लोह और इस्पात का ही बना रहता है, जो भी मशीन बने। ठीक है, तो लोह और इस्पात एक आधारभूत उद्योग है, हालांकि क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्य उद्योग इनसे बनी मशीनरी पर ही निर्भर होती है। इस उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकिंग, कोल और चूना पत्थर का अनुपात लगभग 4:2:1 है। ओके, वर्ष 2016 में
भारत में जो है 956 लाख टन, यहाँ पे लिखा गया है टल, तो क्या होगा टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में भारत का जो है तीसरा स्थान पर था। भारत कितने स्थान पे? तीसरा स्थान पे। यह स्पंज लौह का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आपको ये चीज समझ में आया होगा, लौह और इस्पात से जितने भी मशीन बना हुआ है, किस पे बना हुआ? लौह और इस्पात पर ही बना हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात कि इस्पात के उत्पादक में जो है भारत का तीसरा स्थान है, और यह स्पंज लौह का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। 2016 में भारत में 956 लाख टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में क्या किया? तीसरा स्थान ये प्राप्त कर लिया है। ओके, ये चीज आगे हम लोग बढ़ते हैं जी। सार्वजनिक क्षेत्र में लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात के स्टील और अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से बेचती है। भारत का छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में, भारत के छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग जो है संकेंद्रीकृत है, ठीक है। लोहा के बारे में कल ही मैंने पढ़ा रखा था। अब देखो छोटा नागपुर जो पठारी है, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में लौह और इस्पात उद्योग अधिकतम सांद्रित होने का कारण क्या है? लौह अयस्क की कम लागत, नजदीक में उच्च श्रेणी के कच्चे माल की उपलब्धता हो जाता है और सस्ते श्रमिक वहां पे उपलब्ध है, जो घरेलू बाजार में विशाल विकास की क्षमता है वहां पे छोटा नागपुर में। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं जी। आगे हम लोग देखते हैं भारत में लौह तथा इस्पात उद्योग पूर्ण विकास न होने के कारण क्या है। देखो कोकिन कोल जो है, कोकिन कोल का उच्च लागत और सीमित उपलब्धता, श्रमिक कम उत्पादकता होता है वहां पे, श्रमिक जो होते हैं, श्रम जो है मजदूर की कम उत्पादकता, ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति, मतलब बिजली जो है सही ढंग से वहां पे दिया नहीं जाता, ये कारण है। कमजोर बुनियादी ढांचे, वहाँ की जो है कमजोर बुनियादी ढांचे, ये हो गया। वहाँ की जो जलवायु वगैरह है उतनी सही नहीं है जिस तरह काम करना चाहिए, और मजदूर भी सही तरह से वहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाता। इस वजह से भारत में लौह उद्योग और पूर्ण विकास न होने का कारण यही सब है। कोकिन कोल में उच्च लागत लगता है और जितना लगता है उतना उपलब्धता नहीं हो पाता, श्रमिक कम होते हैं उपलब्ध वहाँ पे, और ऊर्जा का अनियमित, मतलब बिजली का अनियमित आपूर्ति, ठीक है। कमजोर, वहाँ के जो बनावटी है कमजोर है, मतलब उस तरह ढंग से संचालित नहीं कर पाना, यही सब रीजन है। ओके, आइए आगे हम लोग देखते हैं लौह और इस्पात उद्योग के आधारभूत उद्योग कहे जाने का कारण क्या है। कई अन्य उद्योग लौह और इस्पात उद्योग पर ही निर्भर है। लोहा और इस्पात उद्योग अन्य उद्योग जैसे एक चीनी उद्योग या सीमेंट उद्योग हो गया, ये सब जो हो गया, इसको मशीनरी प्रदान करता है। कौन? लोहा और इस्पात, पहले भी बताया, इसलिए लोहा और इस्पात को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। देश के औद्योगिक प्रगति इस उद्योग पर ही निर्भर करती है। बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करने वाला लौह इस्पात उद्योग ही है। आगे देखो, लौह इस्पात उद्योग को भारी उद्योग कहे जाने का कारण क्या है। जो लौह अयस्क होता है, लौह अयस्क जो होता है मतलब बिना अशुद्ध प्रकार के जो खनिज होते हैं, जिसमें लोहा हो गया, इस्पात हो गया, सब अशुद्ध रूप से, उसे लौह अयस्क कहा जाता है। कोयला, चूना जैसे सभी कच्चे माल प्राकृतिक से भारी होते हैं और इस उद्योग के तैयार उत्पादकों को परिवहन हेतु उच्च लागत की आवश्यकता होती है, काहे कि भारी होता है लोहा। एल्युमिनियम प्रगलन, एल्युमिनियम प्रगलन, जहाँ पे एल्युमिनियम को प्रगलन का मतलब होता है कि उसको गला के कोई शेप देना। ओके, आ जाओ। भारत में एल्युमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु से शोधन उद्योग है। यह हल्का होता है, जंग अवरोधी होता है, इसमें जंग नहीं लगता है, उष्मा का सुचालक होता है, लचीला होता है तथा अन्य धातुओं से मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है इसको। भारत में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र उड़ीसा में है जी, पश्चिम बंगाल में है जी, केरल में है, उत्तर प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है। इन राज्यों में क्या है? अवस्थित है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। और अगर मैं बात करूं, इस उद्योग की स्थापना दो महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। क्या कि नियमित ऊर्जा की पूर्ति करना,
कम कीमत पर कच्चे माल उपलब्ध हो जाता है। इस उद्योग को स्थापना 2 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। यहाँ पे जो है नियमित ऊर्जा चाहिए, मतलब पावर चाहिए, बिजली चाहिए, और दूसरी बात कि कम कीमत पर कच्चे माल उपलब्धता चाहिए इसके लिए। इसलिए ये जो है यह उद्योग स्थापना के 2 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं ये भी है। रसायन उद्योग की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रसायन उद्योग में आते हैं कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में रसायन उद्योग की भागीदारी लगभग 3% है, और यह उद्योग एशिया में तीसरे सबसे बड़ा व विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है। रसायन उद्योग भारत में कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के रसायनों का उत्पादन होता है। भारत में जो है कार्बनिक और अकार्बनिक, मैंने कार्बनिक धातु और अकार्बनिक धातु दोनों के बारे में पढ़ाया था, कल ही पढ़ाया, उससे रिलेटेड ही ये अध्याय है। ठीक है, उसी का थोड़ा सा विस्तृत कर दिया है इस अध्याय में, उसी के बारे में जानकारी ज़्यादातर दिया है। ठीक है, हालांकि एनसीईआरटी कुछ कुछ अध्याय को ख़त्म भी कर दिया है इसी वजह से, क्योंकि अब एनसीईआरटी को लगा कि वही चीज़ के बारे में दूसरे अध्याय में चर्चा क्यों करना भाई, एक मोटी किताब क्यों करना, बच्चे का टेंशन क्यों बढ़ाना। इसलिए एनसीईआरटी ने सही डिसीजन लिया कि बहुत सारे अध्याय को ही उड़ा दिया। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं जी। देखो, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में पेट्रो रसायन शामिल होता है जी, और जो कृत्रिम वस्तु जैसे रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, दवाई हो गया आदि बनाने में काम आता है। दूसरा है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन में क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है और क्षार आदि शामिल होता है। तो कार्बनिक रसायन में क्या होता है, पेट्रो रसायन शामिल होता है, जिससे क्या करते हैं, कृत्रिम वस्त्र बना सकते हैं, रबर में उपयोग कर सकते हैं, प्लास्टिक में और कीटनाशक दवाई आदि बनाने में काम आता है कार्बनिक। और अकार्बनिक जो होता है रसायन, अकार्बनिक रसायन में सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया आपका, नाइट्रिक अम्ल हो गया, क्षार हो गया, ये सब। ओके, आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, उर्वरक उद्योग। ठीक है, क्या हम लोग बोलेंगे, पढ़ेंगे उर्वरक उद्योग। उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक मुख्यतः यूरिया, फास्फेटिक उर्वरक तथा अमोनिया फास्फेट और मिश्रित उर्वरक के इर्द गिर्द ही केंद्रित है। देखो, उर्वरक उद्योग जो है नाइट्रोजनी उर्वरक, इसको नाइट्रोजनी उर्वरक मुख्यतः यूरिया, फास्फेटिक उर्वरक तथा अमोनिया फास्फेट और मिश्रित उर्वरक के इर्द गिर्द ही केंद्रित होते। हमारे देश में पोटासियम उद्योगों का भंडार जो है नहीं है। जो पोटासियम है उसका उद्योग का भंडार हमारे भारत में नहीं है, हमें दूसरे देश से लाना पड़ता है, इसलिए हमें पोटास का आयात करना पड़ता है। पोटास जानते हैं ना जी, यूरिया, डीएपी, पोटास, उजला सनक रहेगा नमक वाला। ओके, हरित क्रांति के बाद इस उद्योग का विस्तार देश के कई भागों में हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी भी कम है। सीमेंट उद्योग अगर देखो, सीमेंट उद्योग, ये इस उद्योग का भारी व स्थूल कच्चे माल जैसे चूना पत्थर हो गया। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है पूछा जाता है प्रश्न में, तो चूना पत्थर हो गया, सिलिका हो गया, जिप्सम हो गया, इन सब की आवश्यकता होती है। और इसमें जो है रेल परिवहन जरूरी है, कोयला व विद्युत आवश्यकता है, और इसका उपयोग निर्माण कार्यों में होती है। और इस उद्योग की इकाइयां गुजरात में लगाई गई है, क्योंकि यहाँ से खाड़ी की देश में व्यापार की उपलब्धता है। ठीक है, देखो सीमेंट उद्योग भारत में है जी, कहाँ पे ज़्यादातर ये गुजरात में लगाई गई है, क्योंकि वहाँ से जो है खाड़ी के देश में जो है व्यापार का उपलब्धता है, दूसरे देश में भेज सकते हैं या दूसरे देश से ला सकते हैं। तो इस अगर ज़्यादातर तो प्रश्न यही पूछा जाता है कि सीमेंट का कच्चा माल क्या है। कच्चा माल चूना पत्थर, सिलिका, जिप्सम ये सब होगा। अगर चूना पत्थर है तो मार दीजिएगा टिक, अगर चूना पत्थर जिप्सम सब है तो आराम से ऑल ऑफ दीज मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये सीमेंट थोड़ा भारी उद्योग में आ जाता है, क्योंकि ये भारी होता ही भाई, इसके लिए रेल परिवहन चाहिए, कोयला चाहिए, विद्युत आपूर्ति चाहिए। ओके, और इस सीमेंट का जो उपयोग किया जाता है घर बनाने के कार्य में किया जाता है, आपको पता ही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारे देश के लिए सीमेंट का विकास अति महत्वपूर्ण है। क्यों? भवन बनाना है भैया, घर बनाना है, फैक्ट्री बनाना है, सड़क बनाना है, पुल बनाना है, बांध बनाना है, घर बनाना आदि के निर्माण करने के लिए हमें क्या पड़ेगा, आवश्यकता पड़ती है सीमेंट के। सीमेंट बोले तो फेविकॉल, मतलब ईटा को ईटा रख दो और चिपक जाता है। ठीक है, ये सब बिल्डिंग जो बना हुआ है, अरे आपको बिल्डिंग कहाँ दिख रहा है,
तो ये सब बिल्डिंग जो बनी होती है वो सारे के सारे कार्य किस पे होती है, सीमेंट पे ही होती है। सड़क जो बनी होती है उस पे कार्य किसकी होती है, सीमेंट का, उसमें उपयोग क्या किया जाता है, सीमेंट का। हमारा सीमेंट उद्योग उत्तम गुणवत्ता वाले सीमेंट का उत्पादन करता है और अफ्रीका के देश में मांग रहती है, किसका, हमारे सीमेंट का, भारतीय सीमेंट का अफ्रीका के देश में मांग रहता है कि नहीं जी, सीमेंट। आजकल देखो सनी देओल जो है, सनी देओल हो गया, ऋतिक रोशन हो गया, और भी बहुत सारे हीरो हैं, हम तैयार हैं, अक्षय कुमार हो गया, सब सीमेंट का प्रमोशन करता है। उसने सीमेंट की क्वालिटी की कभी अपना घर बनते नहीं देखा है और वो लोग प्रमोट करते हैं सीमेंट की, ठीक है। तो आप अपने अनुसार ही कोई चीज प्रोडक्ट को खरीदें। कोई सेलिब्रिटी आ गया, ये पानी पी लिया, मान लो जो ये टाटा कॉपर का पानी है, ऐसे के पी लिया, अरे बाप रे वो वही पानी पीता, हम भी वही पियेंगे, बाप, ये सब गलत बात है, समझे। आगे आ जाइए जी, आगे हम लोग बैठते हैं मोटर गाड़ी उद्योग में घुसते हैं, ठीक है। मोटर गाड़ी यात्रियां तथा सामान को तीव्र परिवहन, मतलब तेजी से हम एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, वही संसाधन है मोटर गाड़ियां, ठीक है। और उदारीकरण के पश्चात, उदारीकरण मैंने आप लोग को पढ़ा रखा है, पश्चात नए आधुनिक मॉडल जो बना, जो नया वाला मॉडल बना, किस तरह से दूसरे देश के से जो हम लोग का रिलेशन होना चाहिए, दूसरे बहुराष्ट्रीय कंपनी कैसे आएगी, अगर कोई उद्योग डालना होता है तो किस प्रकार से डालेगी, मैंने उदारीकरण में आप लोग को पढ़ा रखा है, ठीक है। आधुनिक मॉडल के वाहनों का बाजार तथा वाहनों की मांग बढ़ी। यह उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई आदि शहरों में जो है आसपास स्थापित है। और उदारीकरण भी मैंने आप लोग को बताया और यहाँ पे भी दे दिया है, देखो। उदारीकरण का अर्थ होता है कि बाजार को मुक्त करना, अर्थात उस पर अनावश्यक सरकारी नियंत्रण का कम कर देना। जो सरकार जो है ये नियम लगाता है, वो नियम लगाता है, उदारीकरण का मतलब है ये सब खत्म करना है। तो विदेश से जब लोग आते थे हमारे देश में काम करने या अपना उद्योग डालने या कोई फैक्ट्री डालने, तो भैया यहाँ सरकार कहता था हमारा ये नियम है और ये नियम को फॉलो करना होगा। इतना नियम देख के कहता भाग जा रहे हैं, हम दूसरे देश में करेंगे। लेकिन उदारीकरण जब हुआ तो बाजार के लिए क्या किया गया, वहाँ पे सरकार का जो है नियंत्रण को कम कर दिया, बहुत कम कर दिया, मायने ही नहीं रखता है। आराम से कुछ फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए दिया जाता है, उसके बाद कहानी खत्म। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं जी। आगे हम लोग देखते हैं भारत में उदारीकरण एवं प्रत्यक्ष, उदारीकरण तो समझ गए, उदारीकरण एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने मोटर गाड़ी उद्योग में अत्यधिक वृद्धि करने के कारण क्या है। उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडल वाहनों का बाजार बढ़ रहा है, वाहनों की मांग बढ़ी है, कार, स्कूटर, स्कूटी, बाइक, ऑटो रिक्शा की संख्या में अपार वृद्धि हुई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ नई प्रौद्योगिकी, मतलब नई टेक्नोलॉजी उपयोग से यह उद्योग विश्व स्तरीय विकास के स्तर पे आ गई है। आज 15वीं इकाई कार, 14वीं इकाई स्कूटर, मोटरसाइकिल तथा ऑटो रिक्शा का निर्माण करती है। एगो इधर जो है एगो और विकास हो गया मोटर गाड़ी में, ई रिक्शा 10 टका दो, 2 किलोमीटर हो या 1 किलोमीटर ओकर भरे है 10 रुपया, यहाँ से जाओ वहाँ, वहाँ से जाओ वहाँ, ठीक है, 10 रुपया दो। ये इतना खड़े, पहले तो कम था, 1 महीने कम था, उसके बाद इतना हो गया कि सबसे ट्रैफिक का जो है जड़ जो है यही हो गया। सब लगता तो कुछ नहीं है भाई उसमें डीजल पेट्रोल, लेकिन बाद में पता चलता महीना के अंत में कि बिजली बिल हमारे कितना आया है, उनको चार्ज करना पड़ता है, एकदम पूरा फुल लेके चलाते रहता है कि नहीं। तो ये चीज़ें समझ गए आप लोग। आगे हम लोग बढ़ते हैं सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, जो सूचना हम लोग को कहीं से संदेश मिलता है, संदेश कैसे मिलेगा, सूचना प्रौद्योगिकी मतलब टेलीविजन से मिलेगा। तथा औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, दोनों के बारे में समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन, टेलीफोन, एक्सचेंज, राइडर, कंप्यूटर, ट्रांजिस्टर और दूरसंचार उद्योग के लिए उपयोग आने वाले उपकरण तक बनाया गया। भारत का जो है इलेक्ट्रॉनिक राजधानी, भारत की जो है इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलोर को कहा जाता है, ठीक है।
भारत में सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग का सफल होने के कारण हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास हुआ है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का आर्थिक विकास में योगदान क्या है? रोजगार बढ़ गया जी, विदेशी मुद्रा अर्जित हो गया जी, कार्यरत महिलाओं की संख्या में, कार्य करने में महिलाओं की संख्या बढ़ गया। काहे कि सूचना प्रौद्योगिकी में ज़्यादा हार्डवर्क नहीं होता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का नियंत्रण विकास हुआ जी। सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क विशेषज्ञों को एकल विंडो सेवा तथा उच्च आंकड़े संचार सुविधा प्रदान करते हैं। ओके, ये सब हुआ। आगे आते हैं हम लोग यहाँ पे आगे प्रदूषण के प्रकार पे समझते हैं। अब प्रदूषण भी हमें समझना होगा। इन सभी के बाद जो है हम फैक्ट्री वगैरह के बारे में, उद्योग के बारे में पढ़ लिए, सब उद्योग के बारे में। अब प्रदूषण के बारे में समझ लेते हैं। प्रदूषण के बारे में समझना जरूरी है। पहला हो गया तापीय प्रदूषण, दूसरा हो गया जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण। हालांकि ये तीनों तो आप लोग जानते ही होंगे अच्छा से, जल, ध्वनि और वायु प्रदूषण। ठीक है, आप तापीय प्रदूषण समझ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे वायु प्रदूषण हवा में। ठीक है, हवा में जो है ये जो हम लोग बाइक लेके निकलते हैं तो बाइक के सिलेंसर जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो ये सब जो है क्या करता है, वातावरण को प्रदूषित करने का कार्य करता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक उपाय है कि पेड़ पौधे को लगाएं। पेड़ पौधा जो है हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और वो खुद जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है, सांस नहीं लेती है। पेड़ पौधा सांस अगर पूछे श्वसन के दौरान कौन सी गैस लेती है, याद रखिएगा ऑक्सीजन। जितने भी सजीव है वो सभी सांस लेने के दौरान या श्वसन के दौरान वो ऑक्सीजन ही लेती है। अब वो कहेंगे कि सर हमें बचपन से पढ़ाया गया, तो आपको हाँ सही पढ़ाया गया कि पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है, लेकिन किस लिए? खाना बनाने के लिए, ना कि श्वसन लेने के लिए। श्वसन के लिए सिर्फ ऑक्सीजन। तो वायु प्रदूषण उद्योग द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन मतलब निकलना, रासायनिक पेपर उद्योग, ईंट भट्टे उद्योग, रिफाइनरी द्वारा धुआं निकलना, जल प्रदूषित की अगर मैं बात करूँ तो ये हो गया वायु प्रदूषण। इससे क्या होता है? वायु प्रदूषण। और जल प्रदूषण की बात करो, औद्योगिक कचरा। ठीक है, कार्बनिक तथा अकार्बनिक द्वारा प्रदूषित पेपर, रासायनिक, वस्त्र उद्योग तथा उद्योग द्वारा प्रदूषण। इससे क्या होता है? ये सब उद्योग से निकल के कहाँ चल जाता है? जल में, और जल से जल क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है। तो जल प्रदूषण का ये कारण ये भी हो गया। आगे आता है तापीय प्रदूषण। कारखाना तापीय संयंत्र द्वारा गर्म जल को नदी में गिराना, परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्र में भी तापीय प्रदूषण का बड़ा स्रोत है। ध्वनि प्रदूषण की अगर मैं बात करूं, सुनने की क्षमता प्रभावित हो जाती है, हृदय गति और रक्तचाप जो है बढ़ जाता है। जिगरा दिल की बीमारी है और उनको डीजे के सामने नहीं लेने जाने दिया जाता है, नहीं तो टप से पट से चल जाएगा। और डीजे के जब भी आप डीजे में जाते हैं, हालांकि एंजॉय के लिए जाते हैं और आप अपनी सुनने की क्षमता को कहीं ना कहीं खो देते हैं। हालांकि हम भी उतने शरीफ नहीं हैं, हम भी जाते हैं, हम भी देखते हैं, लेकिन एक चीज़ हम गौर करते हैं, जो डीजे होते हैं उनके जस्ट फ्रंट पे नहीं जाते हैं, उससे हम 2-3 मीटर आगे खड़ा रहते हैं, या तो सामने खड़ा होने की क्षमता नहीं रखते हम। यहाँ पे जो है ये डीजे है, तो ये जो डीजे है ना भाई, ये डीजे जो है आपका, ये डीजे, तो यहाँ पे नहीं, इस सामने से अगर हम देखो 10 फीट की दूरी पे खड़ा रहो, ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा। 10 फीट थोड़ा हो जाता है, 10 फीट कम से कम, 10 फीट हो सके तो 20 फीट, और 20 फीट पे जाकर डांस नहीं देख पाएगा। और हो सके तो यहाँ पे खड़ा रहना है, यहाँ पे खड़ा रहना है। ठीक है, यहाँ पे खड़ा रहिए, आप यहाँ पे खड़ा रहिए, तो डजेंट मैटर, उतनी प्रभाव नहीं करेगा। लेकिन भैया यहाँ पे लड़का लड़की खूब डांस करते रहता है, यहाँ पे टिरी 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 टिरी, ये जो डांस करता है ना, ये जो है कोनो दिन ये भी जाएगा और ये भी जाएगा। सुनने तो बहुत लोग देखिएगा सुनता कम है, एक वजह से। तो ये हो गया ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं जी। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे उद्योग द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए उठाया गया विभिन्न उपाय। प्रदूषित जल को नदियाँ में ना बहाया जाए, ये उद्योग द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण कम करने के लिए उठाए गए जो विभिन्न उपाय। प्रदूषित जल को नदियों में ना बहाया जाए, जल को साफ करके प्रभावित करना चाहिए, जल विद्युत का प्रयोग करना चाहिए,
ठीक है, ऐसी मशीनरी का उपयोग करनी चाहिए जो कम ध्वनि करे। ओके, कोई दिक्कत? आगे हम लोग बढ़ते हैं जी। भारत में पर्यटन के बढ़ते महत्व के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ओके, विश्व का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ तृतीय क्षेत्र का उद्योग है। क्या है? तृतीय क्षेत्र उद्योग है। प्राथमिक क्षेत्र जो है आपका, प्राथमिक क्षेत्र में आपका आ जाता है कृषि। क्या आ जाता है? कृषि। ठीक है, अब आप लोग द्वितीय क्षेत्र भी बता देना। सेकेंड सेक्टर जो होता है आप लोग का, द्वितीयक में जा आप लोग का क्या आ जाता है और तृतीयक में क्या आ जाता है? आप लोग कमेंट करके बता देना। कमेंट करके बता देना आप लोग। कुल 2500 लाख नौकरियां प्रदान करती है। कुल राजस्व सकल घरेलू उत्पाद में 40% देती है। उद्योग व व्यापार में वृद्धि का कारक है। देश के आधारभूत ढांचे में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय बंधुता बढ़ाने में उपयोगी। हाल के वर्षों में पर्यटन उद्योग के कई नए स्वरूप जैसे मेडिकल टूरिज्म प्रचलन भी बढ़ा है। देखो, विश्व का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ तृतीय क्षेत्र उद्योग है। ठीक है, और कुल 2500 लाख नौकरियां प्रदान करती है। भारत पर्यटन बढ़ते महत्व, कुछ राजस्व सकल घरेलू उत्पाद का 40% है। उद्योग व व्यापार में वृद्धि करता है। उद्योग, अगर देखो पर्यटन स्थल मतलब हो गया घूमने वाला जगह, और घूमने वाला जगह पे जो है दूसरे देश का भी लोग आएगा, अपने देश और ये आप लोग का अध्याय एकदम ज़बरदस्त तरीका से ख़त्म हो गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को तब फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो आपके लिए नीचे कमेंट बॉक्स पड़ा हुआ है, और उस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आप लोग को नेक्स्ट डे जो है वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, ये आप लोग का जो है ये छठा अध्याय था ना, छठा अध्याय तक कंप्लीट है। अब इसका एक अध्याय बचा हुआ है, तो वो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। आप लोग का ज्योग्राफी जो है खत्म हो चुका। मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।